हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था क्या है? आप जानते हैं कि अकबर ने जो मुग़ल सैन्य व्यवस्था का जो पुनर्गठन किया, उसे ही मुग़ल मनसबदारी प्रथा है वो कहा जाता है। ये मनसबदारी प्रथा है वो अकबर ने इस मनसबदारी प्रथा का जो कंसेप्ट है वो जो मंगोलों की जो सैन्य व्यवस्था है, जो मंगोल नेता जो मंगोल नेता जो चंगेज़ खां था, उसने अपने साम्राज्य में जो सैन्य व्यवस्था लागू की, उसी सैन्य व्यवस्था को कुछ परिवर्तनों के साथ है वो अकबर ने अपने साम्राज्य में लागू किया। इस मनसबदारी प्रथा को, इस मंगोलों की जो सैन्य व्यवस्था है उसका कुछ रिफ्लेक्शन है वो हमें सल्तनत काल में भी मिलता है। लेकिन सल्तनत काल में जो मनसबदार थे वो एक मनसबदार, छोटा मनसबदार बड़े मनसबदार के प्रति उत्तरदायी होता था। लेकिन अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा जो लागू की, उसके अंतर्गत है वो मनसबदार है वो सीधा है, वो बादशाह के प्रति है वो उत्तरदायी होता था। तो जो एक तरह से हम कहें कि जो मनसब है, उस मनसब से जो तात्पर्य है वो एक तरह से कोई पद या विभाग नहीं होता था। तो मनसब से अभिप्राय है वो एक रैंक से होता था, श्रेणी से होता था। तो मनसब है वो इस ओर इशारा करती थी कि उस मनसबदार का मुग़ल दरबार के अंदर है वो क्या स्टेटस है। तो मनसब से तात्पर्य है वो उस अधिकारी का या उस व्यक्ति का मुग़ल दरबार में स्टेटस है, उस स्टेटस को है वो तय करता था। तो अकबर ने जो मनसबदारी जो प्रथा प्रारंभ की, उसमें प्रारंभ के अंदर जो इसका जो मनसबदारी प्रथा का जो इनिशियल रूप था प्रारंभ में, वो एक प्रकार से क्या था कि जो न्यूनतम मनसब था वो 10 था और उच्चतम मनसब है वो 5000 था। किंतु बाद में अकबर ने है वो न्यूनतम मनसब है वो 10 से बढ़ा करके 20 कर दिया और उच्चतम मनसब है वो 5000 से बढ़ा करके वो 7000 कर दिया। लेकिन 7000 से ऊपर का जो मनसब है वो मुग़ल शहजादों को दिया जाता था। और अकबर के समय के अंदर है वो 2 व्यक्तियों को ही 7000 का मनसब दिया गया, मिर्ज़ा अजीज़ कोका को और मान सिंह को। लेकिन शाहजहाँ के समय के अंदर है ये जो मनसब है वो 8000 कर दिया गया था। और शाहजहाँ ने जो आसफ खां है, जो कि उसकी पत्नी का जो पिता थे, जी हम ये कहें कि शाहजहाँ के ससुर थे, उसको उन्होंने आसफ खां को है वो 8000 का मनसब दिया। तो 8000 से ज़्यादा मनसब वो किसी को नहीं दिया जाता था। अब देखिएगा, मनसबदारों की जो नियुक्ति है उसका आधार वो योग्यता होता था। और जो कम से कम 1000 से ऊपर का जो मनसबदार है वो तो मनसब है वो तो केवल योग्य व्यक्तियों को दिया जाता था। जो अच्छे प्रशासक होते थे और जो अच्छे योद्धा होते थे उन्हीं को दिया जाता था, शेष को नहीं दिया जाता था। तो जो सभी जो मनसबदार है उनको क्या होता था कि अपने मनसब के अनुसार है वो सैनिक सेवा के लिए घुड़सवार रखने होते थे। क्योंकि जो मुग़लों के पास है अपनी खुद की सेना नहीं होती थी, मनसबदारों की सेना मिलकर के मुग़ल सेना बनती थी। और जो सेना है उस पर सीधा बादशाह का नियंत्रण न होकर के मनसबदारों का नियंत्रण नहीं होता था। तो अकबर ने क्या कि जो सभी मनसबदार थे उनके वेतन निर्धारित कर दिए गए। और अबुल फजल है वो सभी मनसबदारों की जो वेतन है उसके बारे के अंदर है वो सूची देता है। अबुल फजल कहता है कि जो जैसे 5000 का जो मनसब है किसी को दिया तो उसको 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, वेतन मिलता था, मतलब उतनी भूभाग का जागीर मिलती थी। 4000 का मनसब उसको 22,000 प्रतिमाह, 3000 का जो मनसब है उसको 17,000 प्रतिमाह, 2000 का मनसब है उसको 12,000 प्रतिमाह, और 1000 का जो मनसब है उसको 8,200 प्रतिमाह है वो मिलता था। तो अकबर के समय में एक घुड़सवार का वेतन है वो 240 रुपये वार्षिक होता था। बाद में जहांगीर के समय में इसके घटा करके 200 रुपये है वो वार्षिक है वो कर दिया गया था। तो अकबर मनसबदारों का व्यक्तिगत वेतन और घुड़सवारों का जो वेतन है वो मुग़ल सरकार के द्वारा मनसबदार को दिया जाता था, दोनों को मिलाकर के दिया जाता था। और मनसबदार का जो व्यक्तिगत जो वेतन है उसको खासा कहा जाता था और घुड़सवार के वेतन को ताबिनान है वो कहा जाता था। तो मनसबदारों को वेतन सामान्यतः नगद नहीं दिया जाता था। जैसे मैंने बताया कि वेतन के बदले में उनको उतनी भूभाग के वो जागीर दी जाती थी। तो ऐसे मनसबदार जिनकी नियुक्ति राजधानी में किसी एक पद पर की जाती थी उन्हें तो हाजिर रकाब कहा जाता था। और ऐसे मनसबदार जिसको राजधानी के बाहर विभिन्न भागों में नियुक्ति की जाती थी उन्हें तैनातियान है वो कहा जाता था। तो सामान्यतः सभी मनसबदारों को मनसबदार ही कहा जाता था।
प्रारंभ में अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा शुरू की, लेकिन बाद में अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मनसबदारों को 3 भाग में बांट दिया। उसकी 3 श्रेणी निर्धारित कर दी गई। जो 4000 तक का जो मनसबदार होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था, जिनको 4000 का मनसब मिला होता था। 500 रुपये से 250 तक का जो मनसबदार है उनको उमरा कहा जाता था, और 3000 या उससे ऊपर के मनसबदारों को है वो उमरा ए आजम है वो कहा जाता था। तो इस प्रकार अकबर ने मनसबदारों की श्रेणियाँ वो विभाजित कर दी। तो मनसबदारों को कभी कभी मनसबदारों के द्वारा सरकार से जो ऋण भी लिया जाता था उसको मुतालिबा है वो भी कहा जाता था। तो सभी मनसबदारों को वेतन में से कुछ कटौती की जाती थी, और जो दक्कन की जो मनसबदार हैं उनसे ज़्यादा कटौती की जाती थी। उनकी जो आय है उनका 1/4 भाग है वो वसूला जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकबर के शासनकाल के प्रारंभ के अंदर है वो मनसबदारों को है वो एक ही रैंक दिया जाता था, लेकिन बाद में अकबर ने है वो मनसबदारों को है वो 2 रैंक है वो 1594-95 के अंदर है वो मनसबदारों को 2 रैंक देना प्रारंभ कर दिया, जिसे जात और सवार कहा जाता था। तो जो जात है और सवार है 2 रैंक दिए जाने के पीछे वो बदायूं कहता है कि कुछ मनसबदार अपने मनसब के अनुसार घुड़सवार नहीं रखते थे, अतः उनके कर्तव्यों को और अधिक डिफाइन करने के लिए है के उद्देश्य से है अकबर ने सभी मनसबदारों को 2 रैंक देना शुरू कर दिया, जात और सवार। तो 1594-95 में अकबर ने सभी मनसबदारों को 2 रैंक देना प्रारंभ कर दिया, जिसको जात और सवार कहा जाता था। तो जात और सवार की जो व्याख्या है वो भिन्न भिन्न जो कहना चाहिए इतिहासकार है वो अलग अलग इनकी व्याख्या करते हैं, लेकिन मोरनेड की जो व्याख्या है उसको ज़्यादातर है वो इतिहासकार सही मानते हैं। मोरनेड कहता है कि मनसबदार जात है वो मनसबदार का व्यक्तिगत पद होता था, और वो ये डिसाइड करता था कि मनसबदार की व्यक्तिगत रैंक क्या होगी, उसका कितना वेतन मिलेगा जात पद से, और वो कितने यातायात के लिए कितने हाथी घोड़े और बैलगाड़ी रखेगा। जबकि सवार रैंक से ये प्राय होता था कि वो कितनी मात्रा में घुड़सवार रखेगा। तो जैसे किसी मनसबदार को 5000 जात और 3000 सवार है, तो इसका मतलब मनसबदार को 3000 है वो घुड़सवार रखने होंगे। तो अकबर ने जो मनसबदारी जो प्रथा लागू की थी वो उसके उत्तराधिकारियों के समय भी है वो चलती रही, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के समय के अंदर है जो इस मनसबदारी प्रथा के अंदर है कुछ परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जो अकबर ने जो मनसबदारी जो प्रथा जो शुरू की थी, तो उसके पीछे अकबर का उद्देश्य ये था कि क्योंकि अकबर को एक तरह से विरासत के अंदर एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं मिली थी, क्योंकि जो बाबर था उसको बहुत कम समय मिला था, क्योंकि 1526 से 30 तक 4 साल शासन रहा, और ऐसी स्थिति में बाबर है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं और का पुनर्गठन है और उसका प्रशासन का सुदृढ़ीकरण है वो नहीं कर सका, क्योंकि वो युद्धों के अंदर ही व्यस्त रहा। और उसके बाद में जब हुमायूं बना तो हुमायूं भी की जो राजनीतिक समस्या ऐसी थी, वो राजनीतिक समस्या में फंसा रहा था, अपने जीवन पर्यंत वो भटकता ही रहा। तो ऐसी स्थिति में वो भी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के अंदर है वो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अकबर को जो एक अस्त व्यस्त प्रशासनिक व्यवस्था मिली, जो विरासत में मिली, उसको उसने क्या है कि एक तरह से उसको व्यवस्थित किया। और अकबर की जो एक तरह से अकबर का उद्देश्य, अकबर ने ये अनुभव किया था कि एक सशक्त और सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए सुस्पष्ट नियमों पर आधारित एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए जिस प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा जो उमरा वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है को अपने अधीनस्थ स्थिति है और अपने शासन के प्रति उनका उत्तरदायित्व है उसका बोध हो कि वो शासक के अधीन है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और जो पदोन्नति है वो एक तरह से व्यक्ति की योग्यता और उसकी जो कार्यकुशलता है, उसकी स्किल है और उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसके आधार पर है वो उनकी नियुक्ति वो की जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए है वो अकबर ने है वो जो मंगोलों की जो सैन्य व्यवस्था है, मनसबदारी प्रथा है, उसको अपने राज्य के अंदर लागू किया। और जैसे मैंने बताया कि जिसमें मनसबदारी प्रथा मुगलों की सैन्य व्यवस्था ही थी, जिसके प्रारंभ के अंदर उनको एक पद दिया जाता था, लेकिन बाद में उनके कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए है, डिफाइन करने के लिए, जिसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो, इसके लिए जात और सवार नामक 2 पद है उसने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था उसका जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के अंदर उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो जहांगीर के शासनकाल के अंदर मुगल मनसबदारी प्रथा के अंदर जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये आता है कि जहांगीर ने मुगल मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत है वो दूअस्पा सीएस्पा है
नामक जो नया तत्व वो जोड़ा। तो दुअस्पा शेषपा है वो जहांगीर ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अर्थात 1615 के अंदर दुअस्पा शेषपा प्रथा है वो मुगल मनसबदारी प्रथा में इंट्रोड्यूस किया। तो दुअस्पा शेषपा का मतलब एक फ्रेज था, और दुअस्पा शेषपा का मतलब ये होता था कि जिस मनसबदार की सवार रैंक को दुअस्पा शेषपा किया जाता था उसको दुगने घुड़सवार वो रखने होते थे। तो जहांगीर ने सबसे पहले है वो मावत खां के सवार रैंक को दुअस्पा शेषपा किया था। तो दुअस्पा शेषपा है, जैसे मैंने बताया कि मनसबदार की सवार रैंक को किया जाता था। जब मनसबदार की सवार रैंक को दुअस्पा शेषपा किया जाता था तो उसको उसकी सवार रैंक के दुगने घुड़सवार रखने होते थे। जैसे कोई मनसबदार है उसको 5000 जात और 5000 सवार, 2 रैंक है, जैसे अकबर ने 2 रैंक दे दी थी, तो 5000 जात और 5000 सवार, और उसके आगे यदि दुअस्पा शेषपा है लगा दिया तो इसका मतलब उस मनसबदार को वो 10,000 घुड़सवार वो रखने होंगे, अर्थात 5,000 का दूना है वो 10,000 जो घुड़सवार है उसको रखने होंगे। तो इसके पीछे जहांगीर का उद्देश्य ये था कि बहुत से ऐसे मनसबदार थे जिनके घुड़सवार अच्छी किस्म के थे, अच्छी क्वालिटी के थे, जबकि कुछ मनसबदार थे जिनके घुड़सवार वो निम्न श्रेणी के थे। तो जहांगीर ये चाहता था कि जो मनसबदार है जिनके घुड़सवार अच्छी किस्म के हैं वो अपने सवार रैंक से ज़्यादा घुड़सवार रखे, और सवार रैंक से ज़्यादा घुड़सवार रखेगा तो उसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जहांगीर है उसके मनसब को नहीं बढ़ाना चाहता था, उसको मनसब नहीं बढ़ाते हुए वो ये चाहता था कि अच्छे घुड़सवार जिस मनसबदार के हैं वो ज़्यादा घुड़सवार रखे, इसलिए उसने सवार रैंक को है वो दुअस्पा शेषपा कर दिया, जिससे कि बिना मनसबदार के मनसब को बढ़ाए हुए वो अपनी सवार रैंक से अधिक घुड़सवार रख सकता था। और सवार रैंक में जो ज़्यादा घुड़सवार रखेगा तो घुड़सवार को जो प्रति घुड़सवार है वो जो जहांगीर ने जो 200 रुपये जो वार्षिक जो मिलता था वो 200 रुपये है वो उसको अतिरिक्त है वो दे दिया जाता था, और मनसब के अनुसार उसका जो वेतन निर्धारित था वो उतना ही होता था जितना कि पहले होता था। तो इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल के अंदर मुगल मनसबदारी प्रथा के अंदर है एक नया तत्व है वो आता है जिसको दुअस्पा है वो शेषपा है वो कहा जाता था। इसके बाद जब सांझा का शासनकाल आता है तो उसने सांझा के शासनकाल के अंदर मुगल मनसबदारी प्रथा के अंदर एक नया तत्व और इंट्रोड्यूस होता है। सांझा ने मुगल मनसबदारी प्रथा के अंदर रूल ऑफ 1/3 और रूल ऑफ 1/4 है उसका नियम लागू किया। तो सांझा के समय में जो अब्दुल हमीद लाहौरी है वो अपने ग्रंथ पातशाहनामा में लिखता है कि ऐसे मनसबदार जिसकी नियुक्ति किसी एक प्रांत में की हो और उसी प्रांत में यदि उसको जागीर मिली हुई हो तो उसे अपने सवार रैंक के 1/3 घुड़सवार रखने पड़ते थे। किंतु ऐसे मनसबदार जिनकी नियुक्ति किसी एक प्रांत में हो और उसे जागीर किसी दूसरे प्रांत में मिली हुई हो तो ऐसे उसे अपने सवार रैंक का 1/4 घुड़सवार है वो रखने पड़ते थे। तो एक प्रकार अकबर जो सांझा है वो सांझा ने जो अपने जो मुगल मनसबदारी प्रथा में रूल ऑफ 1/3 रूल ऑफ 1/4 है उसका नियम इसलिए लागू किया क्योंकि सांझा के शासनकाल में आते आते जो मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और उनका वेतन देना है वो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर है उनको नाराज़ किए बिना है वो सांझा ने है वो रूल ऑफ 1/3 रूल ऑफ 1/4 लागू किया, जिसके द्वारा मनसबदार है वो अपने सवार रैंक का 1/3 या 1/4 है वो घुड़सवार रख सकता था, अर्थात घोड़ों की संख्या घुड़सवारों की संख्या वो कम कर सकता था, मनसब को कम या ज़्यादा किए वगैरह। तो इस तरह से बड़ी समझदारी से सांझा ने है वो अपने शासनकाल के अंदर है वो घुड़सवारों की संख्या को निर्धारित करने के लिए कम करने के लिए रूल ऑफ 1/3 और रूल ऑफ 1/4 लागू किया। इसके अलावा सांझा ने मुगल मनसबदारी प्रथा के अंदर एक और नियम लागू किया जिसको मंथ स्केल कहा जाता है, क्योंकि सांझा के शासनकाल में है वो आर्थिक संकट पैदा हो गया था, मनसबदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए सांझा ने है वो एक तरह से जो मनसबदार नाराज़ नहीं हो उसको ध्यान में रखते हुए है वो उनके मनसबदारों का वो वेतन वो घटा दिया, और वेतन घटाने के लिए उन्होंने रूल ऑफ 1/3 और रूल ऑफ 1/4 का नियम लागू किया। तो अकबर के समय तक जो वेतन निर्धारित था वो जहांगीर के समय तक मनसबदारों को मिलता रहा, लेकिन शाहजहाँ ने उसका वेतन वो घटा दिया। अब मनसबदार को है वो प्रत्येक मनसबदार को 12 महीने का वेतन नहीं मिलता था, क्योंकि एक तरह से शाहजहाँ के समय में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में किसी मनसबदार को 8 महीने का, किसी मनसबदार को 6 महीने का, किसी मनसबदार को 4 महीने का वेतन मिलता था, और उसी आधार पर है जिसको 8 महीने का वेतन मिलता था उसको 8 माही कहा जाता था, जिसको 6 महीने का वेतन मिलता था उसको 6 माही, और जिसको 4 महीने का वेतन मिलता था उसको 4 माही का मनसबदार कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो सांझा के शासनकाल के अंदर मुगल मनसबदारी प्रथा के अंदर 2 परिवर्तन आते हैं, एक रूल ऑफ 1/3 और रूल ऑफ 1/4 है, और एक मंथ स्केल है जिसके अंतर्गत पूरे साल का वेतन दे करके है वो 8, किसी को 8 महीने को, किसी को 4 महीने, और किसी को जो एक तरह से क्या कहना चाहिए 4 महीने का वेतन वो मिलता था। इसके अलावा जो एक तरह से इसका जो कारण है वो जो क्या कहना चाहिए
अतर अली है वो ये बताते हैं कि इसका प्रमुख कारण ये था कि जमा और हासिल के अंदर है वो अंतर आ गया था। तो जमा मतलब भूमि की अनुमानित आय और वास्तविक आय के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ गया था, जिससे मुगल मनसबदारों में असंतोष पैदा हो गया था। उसको दूर करने के लिए वो सांझा ने जो मंथ स्केल है वो लागू किया। इसके अलावा जो मुगल मनसबदारी प्रथा जो है उसमें सांझा औरंगजेब के शासनकाल में एक परिवर्तन आता है जिसको मसरूत कहा जाता है। और इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी मनसबदार को किसी नए पद पर नियुक्त किया जाता था और वहाँ उसको यदि अधिक सैनिकों की आवश्यकता होती थी, अर्थात वहाँ उसको यदि अपने स्वार रैंक से अधिक घुड़सवार की आवश्यकता होती थी, तो उस स्वार रैंक में अस्थायी रूप से वो वृद्धि की जाती थी। इसे मसरूत कहा जाता था। बाद में जब मनसबदार को उस पद से हटा दिया जाता था, तब उसकी स्वार रैंक को अस्थायी रूप में वृद्धि की गई थी, उसे वापस ले लिया जाता था। तो इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल के अंदर है औरंगजेब के शासनकाल के अंदर है वो मुगल जो मनसबदारी प्रथा के अंदर एक नया जो तत्व है वो उभर के आता है, जिसमें जिसके अंतर्गत है वो स्वार रैंक को है वो अस्थायी रूप से है वो वृद्धि की गई, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल के अंदर एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ और औरंगजेब को ढक्कन के अंदर भी रहना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में सेना की संख्या, सवारों की संख्या अधिक करने के लिए है, तो उस स्वार रैंक को अस्थायी रूप से वृद्धि करने के लिए एक मसरूत नामक जो व्यवस्था है मनसबदारी व्यवस्था के अंदर है वो लागू की गई। तो नेक्स्ट हम मनसबदारी प्रथा का जो शेष भाग है वो कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।